बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में ही हर रोज़ एक मैसेज आप तक पहुँचाया जाता है और उसको पहुँचाने का मकसद क्या है कि आपको हम सेफ रख सकें, आपको बता सकें कि एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है। मैं बात कर रही हूँ, आप लोग भी समझ चुके होंगे, कोविड की, जिसकी अब एक नई सूरत बरतानिया से लाहौर आ चुकी है और ये इंतहाई जानलेवा है, जिसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यानी परेशानी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और चीज़ें जो हैं वो समझ से बाहर होती जा रही हैं कि किस तरह से एहतियात करें। अब एहतियात की जब बात आ रही है तो लोगों का रवैया, आई एम सॉरी टू से, इंतहाई अफसोसनाक है। लोग जो है वो एहतियात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अब ये जो नया वायरस बरतानिया से यहाँ पर आ चुका है, इसका खतरा जो है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ गया है। 24 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हो चुके हैं, यानी एहतियात बहुत ज़्यादा चाहिए। शिद्दत ये वायरस जो है वो इख्तियार कर रहा है और कर भी सकता है मज़ीद अगर आप लोगों ने एहतियात ना बरती। तो प्रोग्राम में आगे चल के हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और ज़रूरी ये है कि आपको बता सके कि ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसको हम डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। कुछ शहर की अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं शहर में जो पोलियो मुहिम चली उसके नताइज क्या निकले, कोताही थी, किसकी थी और कहां पर कोताही पाई गई और अब उस कोताही को कवर कैसे किया जाएगा। क्योंकि कोविड की अगर हम बार बार बात करते हैं तो पोलियो भी एक बहुत बड़ा खतरा है जिससे हम निमट रहे हैं। तो इससे हमने बात करेंगे, इसका हल क्या है उस पर भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। जी, तो आज की पहली खबर है जी, लीड स्टोरी, पहले से भी बड़ा खतरा, बरतानिया वाला जानलेवा कोरोना वायरस लाहौर पहुंच गया। वॉल्टन और इत्तराफ के इलाकों के लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बनेगी। घरों में डाके, सड़कों पर लूटमार, शहर भर में चोरों डाकुओं का राज। और हुकूमती पार्टी को खुली छुट्टी, टीपा के बड़े साइन बोर्ड सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल होने लगे। जी, तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। राव साहब, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पहली खबर, मुझे तो जब से मैंने ये सुना कल से ही बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है और वो एहतियात जो हम ऑलरेडी कर रहे थे अब उससे ज़्यादा हमें एहतियात करनी, क्या कहेंगे? ये इसकी नई जो वेव है और इसका बरतानिया से लोगों का यहाँ पर आना और फिर उनकी स्क्रीनिंग के दौरान ये इसका इंकशाफ होना कि ये जो जानलेवा वायरस है, इसकी तस्दीक उन पैसेंजर्स में हुई है जो हाल ही में बरतानिया से लाहौर पहुँचे हैं। और फिर लाहौर चूँकि बड़ा शहर भी है और इसमें जाहिद चोई साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की और इसमें तमाम तर जो कैटेगरीज़ हैं, किस टाउन में जो ये इस के पेशेंट पॉजिटिव केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, उस पर तफसीलन इसमें दर्ज भी है। और साउथ अफ्रीका से भी कुछ जो शहरी हैं वो आए हैं वापस और उसमें ये मोहलिक जो वायरस है उसकी तस्दीक हुई है। और इसमें अब और ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास गुंजाइश नहीं है और अब आपको मज़ीद, हमने तो जब लास्ट ये फरवरी में 26 फरवरी 2020 में जब ये पहला हमारे यहाँ केस सामने आया था, पॉजिटिव केस, तो उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा चर्चे थे कि कम अज़ कम इस हवाले से जो टेम्परेचर है अगर 26 से 28 हो तो उसमें नुमायाँ कमी आ सकती है, इसको इसमें सरवाइव नहीं कर पाता ये वायरस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बढ़ता चला गया और फिर डिटेल्स राव साहब अगर हम थोड़ी सी अपने शहरियों को बता भी दें कि 3 शहरियों में वायरस, मुख्तलिफ वायरस की तस्दीक हुई है। कैंट के रिहायशी 14 शहरियों के अलावा गुलबर्ग टाउन के 3, दातागंज बख्श टाउन, इकबाल टाउन, अजीज भट्टी टाउन के 2 अफराद भी इसमें शामिल हैं और वायरस से मजीद 3 अफराद एक ही दिन में जाम बहक भी हुए हैं। अब ये डिटेल्स शेयर करने का मकसद क्या है कि ये शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं
और पोश इलाके हैं, लोगों का आना जाना भी यहाँ पर लगा है। अब स्मार्ट लॉकडाउन कोई करे, अब लोग बार बार आपको कहें आपने एहतियात करनी है, ये वो चीजें हैं जब तक आपने खुद से नहीं सोच लेना कि आपने एहतियात करनी है, एहतियात पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम मुतअद्दिद मरतबा गए, तकरीबन 151 मरतबा ये जो लॉकडाउन है वो उसकी एक्सरसाइज की जा चुकी है, लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा जब ये 100% एग्जीक्यूट हो। तो चूँकि हो नहीं पाता, उसमें जो सरकारी इदारे हैं वो बाढ़ भी लगाते हैं और खारदार तार भी लगा देते हैं वहाँ पूरे। जो अगर 3 या 4 केसेस किसी गली में रिपोर्ट हुए हैं तो ये पॉलिसी है वहाँ पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से उसको मानने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। अब कोविड की मानने को इसलिए तैयार नहीं है राव साहब, लोग समझना शुरू हो गए हैं कि अब ये कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली जो नई वेव है, इस हवाले से जिस तरह से हम सुन रहे हैं, या इसका जो इंग्लैंड में जिस तरह से इसने स्प्रेड किया है, तो ये मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और वहाँ हजारों की तादाद में रोजाना नए केसेस जो वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मकसद लोगों को ये डिस्कस चीजें करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने लोगों को बताना है कि एक्चुअली ये जो नई किस्म है ये है क्या, आपने इसको इससे अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है। और ऑलरेडी वो जो हम कहते हैं ना हमारी इम्यूनिटी इस तरह की है, हमें ये वायरस कुछ नहीं कह रहा। अब जब कहा जा रहा है कि ये वाला वायरस मजीद जानलेवा है, यानी ज्यादा मुहलिक है, तो ये असल में वायरस है क्या, इसकी हैयत क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक की तरफ चलेंगे, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इसको डिटेल में बताएंगे कि असल में ये वायरस है क्या और ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। जी तो नाज़रीन, ब्रेक की तरफ हमने जाना है। जब वापस आएंगे तो ये नया कोविड, नया वायरस जिसकी नई शक्ल बरतानिया से आई है और लाहौर में केसेस भी हैं, ये क्या है, कितना नुकसानदेह हो सकता है और हमने एहतियात अब किस तरह से करनी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नई नई चीज़ें हम लोगों के लिए भी ये सब चीज़ें नहीं हैं और हम भी इसको इसीलिए ही डिस्कस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें भी मिल सके, आप तक भी हम पहुँचा सकें। तो हमें ज्वाइन किया है VCUHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जानना आपसे ये चाह रहे हैं, ये जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बरतानिया से मुसाफिर आए हैं और इनमें जिस कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, कहा यह जा रहा है कि ये ज़्यादा मुहलिक है, ज़्यादा जानलेवा है, ख़तरा अब मज़ीद बढ़ गया है। ये वायरस किस तरह से डिफरेंट है? ऑलरेडी यहाँ पर कोविड के हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मुतासरीन हैं, तो ये कहा जा रहा है जी उससे भी डिफरेंट वायरस है और ज़्यादा जानलेवा है। किस तरह से इसको बयान करेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। देखें, तकरीबन 1 साल 1.5 महीना हुआ दुनिया में आए कोरोना को। वुहान से शुरू हुई और उस वक्त वुहान को लॉकडाउन किया गया, लेकिन पूरे चाइना में फैली और फिर पूरी दुनिया में बेशुमार पाकिस्तान। जाहिर है ये RNA वायरस है और RNA वायरस की ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वो बड़ी रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं और वो म्यूटेट करने का भी उनका चांस जब ज़्यादा हो जाता है जितनी रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं। सही। और इसमें म्यूटेशंस आती रही हैं वुहान का स्ट्रेन से, जब ईरानियन स्ट्रेन हुआ, इटालियन स्ट्रेन, US स्ट्रेन, और पाकिस्तान में इस वक्त 9 किस्म की ये वायरसेस मौजूद हैं। जिस वायरस का आप कह रहे हैं जिसका B117 उसका है, और वो बरतानिया से इनफैक्ट नहीं शुरू हुई थी, साउथ अफ्रीका से शुरू हुई थी और साउथ अफ्रीका से उसने बाकी ममालिक में गई। जाहिर है आप कितने भी लॉकडाउन कर लें, एयर ट्रेवल की वजह से एक जगह से दूसरी जगह वायरस का चला जाना कोई इतनी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। तो ये बरतानिया गई और बरतानिया में ये काफ़ी फैल गई और उधर से कराची और अब लाहौर में भी। तो इसका जो B117 है, ये 17 म्यूटेशन तो नहीं कह सकते, वेरिएशन कह सकते हैं, इनके RNA में आई हैं और ये 17 वेरिएशन ज़रूर आई हैं। उसकी वजह से जो अफेक्ट हुआ है वायरस को, वो ये हुआ है कि ये बच्चों को ज़्यादा मुतासर करने की इसकी सलाहियत बन गई है और दिमाग को ज़्यादा अटैक करने की सलाहियत बन गई है और इसको मल्टीप्लाई यानी कि इसको दूसरे इंसान को लगने की जो सलाहियत है वो 75 गुना ज़्यादा हो गई है।
तो ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गई है। ये कहना मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारे पास इतना एविडेंस है कि ये ज़्यादा मुहलक हो गई है, लेकिन जाहिर है फैलेगी ज़्यादा तो मुहलक भी इस लिहाज से ज़्यादा होगी कि ज़्यादा लोगों को मुतासर कर सकती है। और इसका मतलब ये है कि मैंने, आपने और आपके सुनने देखने वालों को ज़्यादा मुहतात होना चाहिए कोरोना से, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि जो उनका ड्राइवर है या जो उनके इर्द लोग बैठे हैं, कैमरामैन बैठे हैं, अगर उसको कोरोना में मुब्तला है तो कौन सी उसको वेरिएशन है। हमने तो उतनी ही अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीली लानी है कि सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, न्यू नॉर्मल में रहते हुए हाथों की सफाई और मास्क नामी जो चीज़ है वो उसकी ज़ीरो टॉलरेंस रखनी है। नो सर्विस विदाउट मास्क बाय डॉक्टर और एनीबडी, जो बैंक में या कुछ, तो ये इस तरह हमें करना है और हमें जिंदा रहना पड़ेगा जाहिर है वैक्सीन प्रोग्राम जो इफेक्टिव वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये चंद माह बहुत ही एहतियात कर लें, शदीद एहतियात करें। बिल्कुल आपने बजा फरमाया डॉक्टर साहब, जब एहतियात ही इसका वाहिद हल है तो ये जो हम बात कर रहे हैं इस वायरस की जो कि ज़्यादा मुखलिक हो सकता है, इसके कुछ सिम्टम्स अलहदा से भी शो हो सकते हैं जिसको देख के आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, टेस्ट करवाने की ज़रूरत है? क्या इसके सिम्टम्स भी नॉर्मल जो हम कोविड के सिम्टम्स कह रहे हैं उसी से ही मिलते जुलते हैं? ज़्यादातर तो उसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसकी सलाहियत ज़्यादा है छोटे बच्चों को मुतासर करने की, 10 साल उसके नीचे 9 साल 8 साल के बच्चों को। इसलिए स्कूलों को ज़्यादा मुतात होने की ज़रूरत है। जो समझा जा रहा था कि बच्चों को ये वायरस नहीं इतनी इफेक्ट करती। और दूसरा इसमें ये सर दर्द का होना ज़्यादा और जो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होना इसमें काफ़ी कॉमन है। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी क्लिनिकली तो इतना इसमें फ़र्क नहीं आया, लेकिन एज वाइज ये यंगर लोगों को अफेक्ट करती है और इसकी सलाहियत 75 गुना बढ़ चुकी है आगे फैलने की। आगे भी ये बहुत तेज़ी से फैलती है वायरस, एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है, क्योंकि शुरू तो जानवर से स्विच हुई टू ह्यूमन स्पीशीज, तब तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, लेकिन वो भी काफ़ी सलाहियत थी। लेकिन उसको जब 75 गुना आप बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है ये वायरस अगर एक आदमी को, इंसान को लगी हुई है, तो कमरे में अगर 20-25 लोग हैं तो उनमें से 75% लोगों को अफेक्ट होने का खतरा होगा। तो जाहिर है ये एक इसका बहुत ही नुकसान है। तो जिसका मतलब ये है कि हमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट होना चाहिए अपने प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, क्योंकि अब हमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, एट द एंड ऑफ द टनल, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो हमें उसका फायदा हासिल करने के लिए अपने आप को जिंदा रखना जरूरी होगा और इस वायरस से बच के अपना ये वक्त गुजारना होगा। बिलाशुबा आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। एक बहुत ही आम सवाल ये मैं अक्सर जहां कहीं पे भी जाएं लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी हमारी तो इम्यूनिटी ऐसी है, पाकिस्तान में वायरस उस तरह का नहीं है, उतना शिद्दत नहीं है, और पाकिस्तानियों की इम्यूनिटी ऐसी है कि जी मुतासर नहीं कर सकता। इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। अब हम नई नई चीज़ें देख रहे हैं, वायरस ज़्यादा ये शदीद यहाँ पर आ चुका है, तो क्या ये जो इम्यूनिटी को लेकर हम अपने आप को हौसले दे रहे हैं कि वायरस हम पे तो असर ही नहीं करेगा, इसमें कितनी सच्चाई है? ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, 0% सच्चाई है। तो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया जैसे वैक्सीन के बारे में अबहाम पैदा करते हैं, वैसे वायरस के बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि वायरस है ही नहीं है, कोई ऐसे गवर्नमेंट ने स्टंट बनाया है, कोई CIA ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, दीज थिंग्स। मेरा नहीं ख्याल इन पे कान धरना चाहिए, क्योंकि ये अफवाहें एक ऐसी अफवाह होती है जो किसी की जान नहीं ले सकती। ये अफवाहें तो फिर किसी की जान लेवा हो सकती हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एन क्राइम भी होगा, मॉरल भी और रिलीजियस भी। और क्योंकि हमारी तो दीन में ये है कि जिसने एक जिंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत बचा दी, और खुदा ना खास्ता एक जिंदगी गई तो पूरी इंसानियत चली गई। तो हमें इन चीज़ों से बहुत दूर रखना है। और बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि आपके नाजरीन को अवेयर किया जाए कि कोई इस पे नहीं रिलाय करें कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर है। इवन जिनको वैक्सीनेट हो भी चुके हैं इस वक्त, हमारे वॉलंटियर 18,000 के करीब, वो भी नहीं सोचें कि वो प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज अभी हमें ये नहीं पता कि ये वैक्सीन कितनी देर तक आपको प्रोटेक्ट करती है। हमें ये पता है कि महीने के बाद तो आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं। बिल्कुल। तो ये भी गलत तासर है कि अगर आपको वैक्सीन लग भी गई है तो आप 100% प्रोटेक्टेड हैं। हमें 2-3 साल इसके साथ इसी तरह रहना पड़ेगा
अपने आप को बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला है, बिलाशुबा। लेकिन अल्लाह ने हमें अकल दी है कि आप अपने आप को किस तरह बचा के रखते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों के कैसे बचा के रखते हैं। बिलाशुबा आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। जाते जाते मैं सिर्फ और सिर्फ बिलाशुबा सब लोगों को इस चीज़ का पता भी है, एहतियात किस तरह से हम कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या मेजर्स हैं जो हमें अपनाने हैं, एक दफ़ा ज़रूर आप भी शेयर कर दीजिएगा। सॉरी, आप दोबारा कहें, मुझे आवाज। डॉक्टर साहब एहतियात की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो मैं चाह रही थी एक दफ़ा आप ये भी बता दीजिएगा कि हमने एहतियात करनी क्या है। सभी लोगों को पता है, लेकिन बार बार बताने का मकसद ये है, आपसे पूछने का मकसद ये है कि कम से कम लोगों को पता चले कि कुछ नया नहीं है, वही एहतियात है। किस तरह से एहतियात कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले हमें हजूम वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए अननेसेसरी, चाहे वो कोई पॉलिटिकल है, चाहे रिलीजियस हैं गैदरिंग्स, चाहे सोशल गैदरिंग्स हैं, बर्थडेज हैं, चाहे शादियां हैं, हमें बहुत सादगी से मनानी चाहिए, सुन्नत रसूल के मुताबिक मनानी चाहिए। और इस्लाम में तो है ही सादगी और सफाई, ये दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हमें हिस्सा बनानी चाहिए। यही हमारे सही मुसलमानों की जो हमारी सुन्नत रसूल है सफाई के बारे में, वो अपनानी चाहिए। और हमें नमाज भी, और ये तमाम आलम भी यही कहते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों की और अपनी जान बचाएं, घर में पढ़ लें। और अगर आपने जाना ही है मस्जिदों में, तो मस्जिदों में फिर कारपेट्स वगैरह ये चीज़ें रिमूव कर दें, वजू घर से करके जाएं। और मस्जिद में जो 100 की कैपेसिटी है वहाँ 25 लोगों से ज़्यादा नहीं पढ़ें, और डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ें। जो हम कहते थे कि सफ में इकट्ठे एक दूसरे के साथ खड़े होकर लेकिन वो नहीं करें। फिलहाल बर्थडेज वगैरह अननेसेसरी चीजें खत्म कर दें। इस पूरी जिंदगी पड़ी है, 2-3 साल बाद आप जो मर्जी करिएगा। अभी शादी पे 20 बंदे बुला लें बजाय 2000 बंदे बुलाने के। अपने हाथों को बार बार धोएं और मास्क हर एक को अपनी लाजम हिस्सा रखें। 2-3 मास्क अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, अपने ब्रीफकेस में रखें और एक अपनी जेब में रखें हर वक्त। और इसके बगैर सोचें भी नहीं कि आप किसी दफ्तर में या किसी भी गैदरिंग में जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला से दुआ भी करें हर नमाज में कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो फिर इंशाल्लाह आमीन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। यही एहतियात है जिसका बार बार सभी को कहा जा रहा है कि आपने एहतियात बरतनी है, एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है। खुदारा बाजार में जहाँ कहीं पे भी आप जाएं, ख़ास तौर पर बाज़ारों की सूरत हाल देखकर तो बहुत ही डर लगता है। एक्चुअली जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि दूर दूर तक कहीं पर भी आपको कोई भी SOPs को फॉलो करता नज़र नहीं आता। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे, खासी डिटेल में डिस्कस की है। तो प्लीज़ इसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी है। जो बहुत खौफनाक चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई है, बच्चों ने स्कूल जाना है तो बच्चों के लिए एहतियात ज़रूरी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं जी, वाल्टन और इतराफ़ के इलाकों के लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बनेगी। इस अथॉरिटी के कयाम का मकसद क्या है, इससे क्या फायदा पहुंचने वाला है, डिटेल में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। खबर ये है, वाल्टन और इत्तराफ के इलाकों के लिए सेंट्रल बिजनेस अथॉरिटी बनेगी। जमीन के खरीदारी और फरोख्त के मुकम्मल इख्तियारात भी मिलेंगे। ये अथॉरिटी के कयाम का मकसद क्या है, राव साहब बताइए। देखिए, ये अथॉरिटी का क्याम इसलिए लाया गया है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट उसको बनाने जा रहे हैं, जो कि आपका वाल्टन एयरपोर्ट था। ये 2013-14 में, फिर उससे पहले भी ये आइडियाज़ डिस्कस होते रहे कि अब चूँकि गुंजान आबादी है और मिनी एयरपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका दुनिया रिजर्व करती है, दुनिया प्रिजर्व करती है अपनी चीज़ों को, पुराने जो एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन हम उसको भी कारोबार की भीड़ चढ़ा रहे हैं। आपके पास जो पहले ही ऑलरेडी जो कैपेसिटी फिरोजपुर रोड की है उसकी, उस पर हालत देख लें कि वहाँ पर आप अगर 60 से ज़्यादा स्पीड पे आपकी गाड़ी चल नहीं सकती है, भी 60 लेकिन चल भी नहीं सकती क्योंकि लंबी कितारें हैं। तो ऐसे में जब आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे उस सारे एरिया को और वहाँ पर कमर्शलाइजेशन की भरमार होगी, तो आप ट्रैफिक को किधर लेके जाएंगे? जो आपके आसपास के सीवेज के इश्यूज हैं, जो म्यूनसिपल सर्विसेज आप पहले नहीं दे पा रहे, उनको कैसे देंगे? और फिर शायद ये अथॉरिटी के क्याम से कबल ये भूल गए हैं कि साथ जो फाल्कन सोसाइटी भी है, बिल्कुल, और बिल्कुल साथ है, उसकी दीवार के साथ है, और इस तरह से
उस बुनियादी तौर पर करना तो प्रिजर्व चाहिए था उस एयरपोर्ट को, उसको बेशक आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसको एक पुराना तरीन एयरपोर्ट है, किसी वक्त में वहाँ पर बड़ी फ्लाइट्स की भी लैंडिंग हुई है, और बजाय इसके कि उसको हम प्रिजर्व करें, उसको हम चाहते हैं कि गिरा के हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं वहाँ पर, और उसके बाद फिर उस एयरपोर्ट को कहीं दूसरी और किसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। अब इसमें जो मसलहत है, अब उसी सारे अमूर को सरंजाम देने के लिए अब एक अथॉरिटी भी बना दी गई है। अब अथॉरिटी अपना काम कब कैसे करेगी इसका तयन आने वाले दिनों में ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये कर कैसे सकते हैं, आपके पास पैसे तो है नहीं, आपने पहले रिवर अथॉरिटी बनाई है, रिवर रावी अथॉरिटी बनाई है, लोगों की लाशों के ऊपर आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, और जो रेट आप दे रहे हैं 2 लाख रुपए फी एकड़, वहां पर लोगों को कुछ वो अगर नहीं सुनी तो ख्वाजा असफ की वो वाली तकरीर सुन लें तो मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि रिवर रावी अथॉरिटी के जो सरबराह है इस वक्त, उनको यही नहीं पता कि जो रिवर रावी में जो हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं वो सरकार की मलकियत है या लोगों की मलकियत है। उनको यही नहीं पता था कि ये वो जो लैंड है वो स्टैंड किस पे करती है। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ, तो इसका भी हाल अब वहां पे इतनी बड़ी आपके पास एक जो आप ट्रेनिंग होती है आपके पायलट्स की, उनकी क्लासेस हैं, उसके अलावा ये सारा सिलसिला चलता है। तो मैं तो कम से कम अगर कोई और मुल्क होता तो वो प्रिजर्व करता अपने इस विरसे को। वॉल्टन एयरपोर्ट आपके पास है, और फिर चलें जी, अभी तो अथॉरिटी बनेगी, जब बनेगी तब देखा जाएगा, जब नौमन तेल होगा तभी। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर देखेंगे ये अथॉरिटी काम कैसे करती है। दूसरी खबर में मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगी जी, क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर अंडरपास के लिए 8 किनारे राजी एक्वायर करने का फैसला किया गया है। कैसे देखते हैं? देखिए ये तो जरूर बनेगा, क्योंकि ये सूबाई वजीर के हल्का में है और बनना भी चाहिए। हम इसकी बिला वजह मुखालफत करने की जरूरत नहीं है। शहर के ट्रैफिक मसाइल ये जरूरत है, जरूरत है। शुक्र है कि इनको कोई ख्याल आया, देर आए दुरुस्त आए, और मेरी दुआ भी है कि कहीं बनाते बनाते इनको ये ख्याल ना आ जाए कि सड़क फ्लाईओवर अंडरपासेस से कौमें नहीं बनती। अल्लाह ना करे कि इनको इस दौरान नोटिस कोई ना ले ले बनाते हाँ, नोटिस का भी इशू है। और जो अराजी आप एक्वायर कर रहे हैं इसमें तो 7 कनाल तक जो अराजी है वैसी सरकारी है, पंजाब यूनिवर्सिटी की अराजी है, उसमें शायद इतना इशू ना हो। जो 1 कनाल अराजी आपने प्राइवेट किसी की निजी मालकान की करनी है, उनको भी मुआवजा अच्छा दे दे अगर इस प्रोजेक्ट को करना है तो। माजी में जो प्रोजेक्ट हमने देखा है मुकम्मल हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि आपने मुतासरीन को जो मुआवजा है वो मार्केट और अब डीसी रेट के इन बिटवीन दिया है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आपने आपका मेट्रो बस चल रही है, ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है, जो शहर के बड़े मेगा प्रोजेक्ट से ये इसी वजह से मुकम्मल हुए हैं। इसके अलावा दर्जनों अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का जो आपको नजर आ रहे हैं वो इसी वजह से मुकम्मल हुए हैं कि अगर मुतासरीन की कोई आई है, उसमें कोई अराजी आई है तो उनको माकूल मुआवजा मिला है। और आपने रिसेंटली एक हशर देख लिया कि 120 दिन की डेडलाइन दी फिरदौस मार्केट की, और आज तक वहां पर इशू सेटल नहीं हो सका। बिल्कुल। और अगर आपने ऐसे ही करना है तो फिर आप शायद प्रोजेक्ट मुकम्मल ना कर सकें। प्रोजेक्ट मुकम्मल करने हैं तो अपने दिल को भी बड़ा करें, आपने अपनी जेब से नहीं देने, और सरकारी जो वसाइल हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। जिनकी आपने अराजी हथियानी है उनको अगर पैसे नहीं देंगे तो मेरे ख्याल से आप प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकेंगे। रिट्स होंगी और उसके बाद फिर केसेस चलते रहेंगे, स्टे ऑर्डर्स आएंगे, मुख्तलिफ इश्यूज का आपको सामना करना पड़ेगा। इन सारी चीजों से बचने के लिए दिल बड़ा करने वाली टिप दी है ना, ये बहुत जगहों पे चाहिए, ये हर जगह पे इसकी जरूरत है। हम इन्होंने ऐलान कर दिया है, काम शुरू कर दिया है, अब ये इसको बोझ ना समझें, इसको अपना फर्ज समझें तो ये हो जाएगा। इससे मसाइल हल होंगे, ट्रैफिक के भी मसाइल हल होंगे। लोग जो ऑलरेडी इस कदर परेशान हो चुके हैं ट्रैफिक मसाइल की वजह से, सिटी ट्रैफिक पुलिस के अपनी इश्यूज हैं, तो ये चीजें जो हैं रोड को शादा होना वक्त के साथ साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक और बड़ा मसला शहर का, शहर में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। घरों में डाके, सड़कों पर लूटमार, शहर भर में चोरों और डाकुओं ने मुतादिद वारदातों में लाखों रुपए लूट लिए हैं। ये मसला हल हो सकता है? इस पे तो इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकते हैं, और क्या कहें इससे ज्यादा कि हर मर्तबा ये बात होती है। और कल जो बात हुई है इस पर स्पीकर पंजाब असम्बली साहब ने इस पर बड़े रिमार्क्स दिए हैं। क्यों दिए हैं
कि एक अहमद शाह खग्गा, उनके घर में ये वारदात हुई है और 20 डाकुओं ने उनके घर में ये वारदात की और उसके बाद अब आप देख लें क्या सूरत हाल है। और ये बतदरीज सिलसिला बढ़ता जा रहा है, बतदरीज बढ़ता जा रहा है। हम ये समझ रहे थे कि नए CCPO आए हैं तो क्या जो आम शहरी हैं वो महफूज होंगे, और वो महफूज बिल्कुल भी नहीं हुए। इसी तरह से खबरें जो हैं वो रोज़ाना आ रही हैं, कभी किसी के घर के बाहर फायरिंग हो रही है, कभी वारदातें हो रही हैं, और इन सारी वारदातों के हवाले से मैं तो बिल्कुल अब ये मैं समझ रहा था कि हम, आपको याद होगा, सपोर्ट कर रहे थे हम CCPO साहब के इस एक्शन को जो रिसेंटली उन्होंने किया, और मुझे लगता है अब वो भी उसी डगर पर चल पड़े हैं कि दिखावे के लिए सब अच्छा कर दिया जाए, और प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से अगर प्रैक्टिकली पुलिस कुछ करे तो शायद ये वारदातों में कम से कम कमी आए। स्पीकिंग राव साहब, जिस कदर बिगाड़ आ चुका है ना मुआशरे में, अब ये कोई चौधरी परवेज लाई की ये स्टेटमेंट है, ये ना मैं कह रहा हूँ ना आप कह रहे हैं, जो सूबाई ऐवान है उसमें चौधरी परवेज उन्होंने कहा है कि 40 साल में इतनी खराब सूरत हाल मैंने आज तक नहीं देखी। हालांकि वो उनके बदतरीन सियासी जो मुखालफिन थे उनकी हुकूमतें भी रही हैं, उन्होंने कहा 40 साल में बदतरीन सूरत हाल आज है, जबकि वो खुद स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। अब जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली इस तरह के रिमार्क्स देंगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हालात कहां स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताएं, अब क्या कोई जादू की छड़ी आ जाएगी? हम कह रहे हैं कि जी आप ये सूरत हाल कंट्रोल कर लें, इसके लिए आपको अब एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक अपनी टीम को मुकम्मल तौर पर तैयार करना है। आपके पास इतनी फोर्सेज हैं, वो क्या कर रही हैं? आप देखिए, आप फोर्सेज का नाम गिने ना तो आप हैरान होंगी। वो PU फोर्स भी है, फिर डॉल्फिन भी फिरती है, फिर उसके बाद मुहाफिज है, एंटी राइड फोर्स है, फिर रज़ाकार तो हैं ही आपके, रज़ाकार भी हैं। अच्छा हो ये रहा है कि टाइगर फोर्स को ना भूला करें। टाइगर फोर्स की क्या बात है, टाइगर फोर्स की क्या बात है, सबसे बड़ी सबसे जबरदस्त फोर्स और फरिश्तों की फोर्स, उसको ही क्योंकि नजर नहीं आ रहे ना, इतनी तारीफें कर रहे हैं, ये क्लिप जरूर नजर नहीं आ रहे, इसलिए इसमें पहले इसी पे बात करना जरूरी होगा। अब देखिए, हम मार्जिन ये दे रहे थे कि हालिया जो आपने एक्टिविटीज़ पुलिस ने की हैं, क्रैकडाउन्स किए हैं, बिल्कुल होने चाहिए थे, हम सपोर्ट करते हैं इसको हो। क्यों 20-20 लोग जो है वो वेपन लोड किए हुए सड़कों पर नजर आए, क्यों खौफ और राज फैलाएं? बिल्कुल इसके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब रास ना फैलाएं, सैर करते नजर आएं। देखिए बिल्कुल भी नहीं। दूसरी जानिब आपको करना क्या था कि जो आपके पास जराइम पेशा अफराद की फहरिस्तें हर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग नहीं किया गया। जो सियासी लोग थे, और ज्यादा इसको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं वो एक दिन लिस्ट जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी, मैं उसमें देख रहा था काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दुश्मनी है, वो तो हैं ही, उसके साथ साथ बहुत सारे साबिक जो चेयरमैन थे यूनियन काउंसिल के, वो भी यानी जिनके डेरे हैं या मुकामी सतह पर जो जिनका निज़ाम चलता है, छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको निपटाने के लिए उनका किरदार बड़ा कलीदी है, तो उन लोगों को भी उस लिस्ट में शामिल किया हुआ। अब मुझे नहीं पता कि वो लिस्ट ऑफिशियल है या नहीं है, बहरहाल जो सर्कुलेट कर रही है पुलिस की जानिब से, उसमें ऐसे लोगों के और बहुत सारे ऐसे साबिक चेयरमैन हैं जिनके नाम थे उसमें। और जब आप मुझे लगा कि फिर इसका मतलब है आप इसको भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। पॉलिटिसाइज ना करें इसको। आप जो हकीकी जराइम पेशा अफराद हैं, कोई ऐसा SHO नहीं है जिसको नहीं पता कि किसके इलाके में कितने जराइम पेशा अफराद हैं, और उनकी जो रेशो आप देखेंगे एक पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा अगर होंगे तो 20 से 30 तक होंगे, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। मुझे बताएं 20-30 लोगों को पकड़ना आसान है या कि आप चढ़ाई कर दें लोगों के घरों पर? और बड़े अजीबोगरीब रिसेंटली जो शॉर्टकट लिया जाता है ना, आसान हरबा जो नजर आता है, आपने लोगों को बताना होता है कि हम काम कर रहे हैं, तो फिर जाए यही सही। प्लानिंग इसके लिए मौसर राव साहब करने की जरूरत है। देखिए, आप डेरेदारों के पीछे चले गए हैं। डेरेदार लोग जो हैं उन्होंने वहीं रहना है, बिल्कुल, उनको जब मर्जी आप पकड़ सकते हैं। जराइम पेशा अफराद को पकड़ें जिनके गैंग्स हैं, आपको हर पुलिस स्टेशन में फहरिस्त मौजूद है। आई मस्ट से कि किसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिंगर टिप्स पे है इलाके में कहां क्या जराइम हो रहा है, कौन इसमें मुलव्विस है। मैं CCPO साहब का जो जज्बाती बयान है वो बड़ा वायरल हुआ है, वो भी मैं सुन रहा था कि CCPO साहब रिक्वेस्ट करें कि आम आदमी की इज्जत करें। आम आदमी की इज्जत नहीं है पुलिस स्टेशन में। आज भी आम आदमी को उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा जिस तरह से आप और प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है। और प्राइम मिनिस्टर तो
पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से हम यही समझते थे कि जादू की छड़ी ना सही चले, 6 माह नहीं, वो थाना साल कल्चर नहीं, तब्दील 2 साल वो में जो नारा था, थाना वो भी कल्चर तब्दील बाकी होगा, नारों की तरह लेकिन निकल गया। बदकिस्मती से शायद उस पर भी यू टर्न आ गया है। बहरहाल फिर भी हम मार्जिन देते हैं CCPO लाहौर को, एक जिस तरह से उन्होंने एंगेज किया है, और ज्यादा जो कार्रवाइयां हैं, हम दुआ कोई हैं क्योंकि शहरी बराह रास्त इससे मुतासर हो रहे हैं और ये रोजाना की बुनियाद पर चीजें होती चली जा रही हैं। खुद चौधरी परवेज इलाही साहब ने जब ये कह दिया है कि अमन अमान की सूरत हाल 40 सालों में ऐसी नहीं थी जो अब है, तो सोच सकते हैं आप, अंदाजा कर सकते हैं कहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं। अगली खबर हमारे पास होगी जी, हुकूमती पार्टी को खुली छुट्टी, टीपा के बड़े साइन बोर्ड सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल होने लगे। हुकूमत में है, आपका जो दिल करता है आप कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करते हैं। राव साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर ये है कि जी हुकूमती पार्टी को खुली छुट्टी, टीपा के बड़े साइन बोर्ड सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं। जी राव साहब, अच्छा कुछ तो शाहराएं बल्कि ज्यादा शाहराएं ऐसी हैं जहां पर साइन बोर्ड सिरे से हैं ही नहीं, और जहां पर बदकिस्मती से हैं वहां पर इनक्रोच्ड है। बिल्कुल सही कहा। और इनक्रोच्ड कौन कर रहा है? अगर कोई रेडी बांध सड़क पे खड़ा हो तो बेचारे की रेडी जब्त कर ली जाती है, और अगर कोई किसी ने काउंटर लगा लिया है चलते फिरते में तो उसका काउंटर जब्त हो जाएगा। लेकिन इनको कौन पूछेगा? इनको इसलिए कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ये फरिश्तों की हुकूमत है, और फरिश्तों से पूछना ज़ाहिर है कौन पूछ सकता है फरिश्तों से, और फरिश्तों को खुद भी ख्याल नहीं है कि साइन बोर्ड्स जो कि डायरेक्शन देते हैं कि आपने किस तरफ जाना है, रहनुमाई करते हैं शहरियों की, खास तौर पर उनकी जो शहर से बाहर अगर किसी काम से लाहौर आए हो तो उनकी रहनुमाई हो जाती है। अच्छा, ये तो ऑन लाइटर नोट हमने डिस्कस कर लिया। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन इसका जिम्मेदार है, क्यों कोई नोटिस नहीं ले रहा, इस फरिश्तों की हुकूमत को पूछने वाला क्यों नहीं है कोई? बिल्कुल, ये जो जिम्मेदारी है इंतजामिया की है, और इंतजामिया को इस पर थोड़ी सख्ती करने की जरूरत है। जिस तरह से और इनके जो वो ये बाज नहीं आते, बुनियादी तौर पर कई मरतबा कोशिश की गई है कि इनको उतारा जाए, लेकिन उसके बावजूद ये इसी तरह से फ्लैक्सिस अवेजा कर देते हैं, चूँकि एक दूसरे को अपने कायदीन को खुश भी तो करना है, और अगर कोई कसूर से है तो उसने माल्टोन जाना है, वो माल्टोन वाला बोर्ड देखेगा तो आगे इमरान खान लिखा होगा। और आम शहरी ये जिसारत कर सकता है कि वो साइन बोर्ड लगाए? देखिए, अगर किसी को यू टर्न लेना पड़ जाए हकीकी मानों में तो वो क्या करेगा? वो क्या कप्तान की फोटो देख के वो कहेगा? आप कह रहे हैं कि कुछ कहना भी नहीं और आप शरारतों में सब कुछ कहीं भी जा रहे हैं। अगर किसी ने यू टर्न लेना है तो वो क्या करेगा, कहां से मुड़ेगा? मुझे बताएं। अगर उसको पता ही नहीं है तो आपने खुद ही नहीं, आप यू टर्न का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं? नहीं, यू टर्न ही क्यों? देखिए, ये तो ऑपोजिशन बात करती थी कि जहां पर आपको यू टर्न देखिए, वहां पर यू टर्न लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर फोटो, एक मखसूस फोटो जो है वो लगा दी जाए तो आपको पता चल जाएगा। यू टर्न की बात की, जिसने भी यू टर्न ले लिया। और यू टर्न के हवाले से अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा तो हो सकता है बेचारा सीधा चला जाए और फिर 10 किलोमीटर से वापस यू टर्न लेकर आए। अब यू टर्न इतने डिस्कस हो चुके हैं कि मेरे ख्याल से सभी लोग यू टर्न के आदी हो चुके हैं, तो ये नई चीज नहीं है। ये टीपा को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, और अगर जो जिन सियासी रहनुमाओं की तस्वीर लगती हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि ये रहनुमाई के लिए लगाए गए बोर्ड ने ऑलरेडी बहुत कम है शहर में। बिल्कुल, शहर के अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो 40% सिर्फ साइन बोर्ड्स आपको नजर आएंगे, 60% तो सिरे से है ही नहीं। यानी रहनुमाई के लिए। ये बताएं, क्या तशहीर के लिए इस तरह के बैनर्स के लिए जगह मुख्तस नहीं की गई जो इनका इस्तेमाल किया जा रहा है? इस तरह से आपने बैनर्स लगाने हैं तो आप एक पूरा कानून है एडवर्टीजमेंट के लिए। आप पीएचए, अब तो बल्दियाती इदारों के पास ये इख्तियार आ चुका है, गो कि पीएचए नहीं मान रहा, लेकिन ये इख्तियार अब बल्दियाती इदारों के पास है। उनको फीस दें और अपने तशहीर करें, लेकिन इस साइन बोर्ड्स पर फिर भी नहीं हो सकेगी। साइन बोर्ड्स पर तशहीर नहीं हो सकती क्योंकि प्रॉपर तरीके का होता है ना, आपके लिए स्पेस एलोकेट की जाती है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। आप जो ही चुंगी अमर सदू से आगे जाएंगे तो आपको तमाम साइन बोर्ड जो है वो इनक्रोच नजर आएंगे। और इनक्रोचमेंट, हम एक रेडी बान को तो माफिया कहते हैं,
लेकिन इनको इनके लिए हम लफ्ज माफिया का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये सबसे बड़ा माफिया बुनियादी तौर पर ये खुद है। तो फिर हम इस खबर को वाइंड अप इस तरह से करते हैं, क्योंकि हुकूमती पार्टी है तो खुली छुट्टी है, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार हैं। शहरियों की रहनुमाई के लिए जो साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, उनका असल मकसद अगर पूरा नहीं हो रहा तो फिर उनको हटा के ये तशहीरी मुहिम जो है यही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हुकूमत को खुश कर सके। इसका हल इसके अलावा और कोई नहीं रह गया। राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस हिस्से में सबसे पहले हम शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स, जिसमें मेरे पास हैं जी डिफरेंट मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान करें मोबाइल खरीदने का तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत में मिल सकता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। आज सबसे पहला मोबाइल हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S9 मोबाइल, और इसकी प्राइस है जी 91,000 रुपये। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं, और आज टाइम निकाल के मुझे लगता है महंगे तरीन मोबाइल हमने शामिल किए जी। तो नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 मोबाइल, और इसकी प्राइस क्या है जी 89,999 रुपीज़ में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A70 मोबाइल 59,999 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस मोबाइल है 40,999 रुपीज़ में, आप ये भी मोबाइल खरीद सकते हैं जी। तो नाजरीन, मोबाइल रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। जी, तो जब बात हो रही है बचत की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्टाइलो लेकर आया है अमेजिंग सेल ऑफर। अगर आप स्टाइलो से शॉपिंग करेंगे तो सीजन की सबसे बड़ी सेल इस वक्त स्टाइलो पे लगी है, जहां पर अगर आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो 51% ऑफ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टाइलो वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान का, जहां पर आपको अमेजिंग कलेक्शन मिल जाती है शूज़ की, बैग्स की, और इसके साथ साथ एसेसरीज भी यहाँ पे मौजूद हैं। और फिर जब ऑफ लगी है आप बचत कर सकते हैं, तो अच्छे खासे आप पैसे बचा सकते हैं। तो ज़रूर स्टाइलो विजिट कीजिए। वेडिंग सीजन भी है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हर तरह की कलेक्शन मौजूद है शूज़ की। आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं स्टाइलो और शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बैग्स भी बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल हैं। इसके बाद सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरी वार्डरोब कहाँ की है, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आजकल मैं कहाँ की वार्डरोब पहन रही हूँ, तो जी इंस्टाग्राम पेज है शरीना अली के नाम से, आप विजिट कर सकते हैं। स्टूडियो बाय शरीना अली, बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप जाएं और ज़रूर विजिट कीजिए। इंतहाई कंफर्टेबल, और अगर स्टफ़ की हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और डिज़ाइन भी इनके बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आप विजिट कर सकते हैं और अपने लिए पसंद का जोड़ा यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। प्राइस भी इनकी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ जी बचत अगर आप करना चाह रहे हैं, सेल्स कौन कौन से ब्रांड पर लगी हैं। तो हमारे पास पहला ब्रांड है अलकरम स्टूडियो। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो अप टू 50% ऑफ है यहाँ। लॉरेंसपुर अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। निशात लीलन अप टू 60% ऑफ। एंड द लास्ट ब्रांड इज वर्दा प्रिंट्स, अप टू 50% ऑफ है। जी, तो सेल्स तो आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। जी तो नाज़रीन, आज के भाव हम ज़ीशान सफदर से जानेंगे जो कि इस वक्त मौजूद हैं मार्केट में। तो ज़ीशान बताइएगा, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं?
जैसा कि रूटीन वाइज मुख्तलिफ सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा और कमी देखी जाती है, इसी हवाले से आज के रोज़ भी कुछ सूरत हाल इस तरह से है। बात करेंगे सब्जियों की, तो सब्जियां इस वक्त जो है, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतें ज़्यादा और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतें कम हैं। थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क देखा जाता है, लेकिन नुमायाँ कमी सब्जियों में नहीं दिखाई दी। आज के रोज़ बात की जाए सब्ज़ मिर्च की, तो 187 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है रेट लिस्ट पे मुख्तस की गई है इसकी कीमत, जबकि 200 रुपये तक मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ बात की जाए आलू की, तो आलू इस वक्त सस्ता हो चुका है। पहले से 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट के मुताबिक मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो अपना मार्जिन भी रखते हैं, जो कि 45 रुपये तक आलू जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दुकानों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए प्याज की, तो प्याज जो है सरकारी कीमत इसकी 33 रुपये मुख्तस की गई है आज के रोज़। टमाटर की सरकारी कीमत 50 रुपये मुख्तस की गई है। टमाटर की कीमत पिछले गुज़श्ता चंद दिनों को देखा जाए तो आज के रोज़ टमाटर की कीमत सबसे कम हुई है, 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज के रोज़ टमाटर जो है वो मुख्तस की गई है इसकी कीमत, जबकि मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए लहसुन की, तो लहसुन देसी जो है वो 280 रुपये फ़ी किलो, जबकि मार्केट रेट जो है वो 300 रुपये है। अदरक चाइना की बात की जाए तो सरकारी रेट 275 रुपये है, जबकि मार्केट रेट जो है वो 300 रुपये है। इसके साथ साथ बात की जाए लीमू की, तो लीमू 65 रुपये फ़ी किलो, करेले 155, मटर 47, मोगरे 83, साग 37, गाजर 32, चाइना गाजर जो है वो 73 रुपये है। इसके साथ साथ भिंडी की कीमत सबसे ज़्यादा है, भिंडी 227 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी आज। शिमला मिर्च जो है वो 114 रुपये, और फूल गोभी 19 रुपये, बंद गोभी 26, बैंगन 47, और इसके साथ साथ शिमला मिर्च भी जो है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। तो आज के रोज़ ये सब्जियों की कीमतें हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इनके रेट्स आते रहते हैं, और चंद सब्जियां ऐसी हैं जिनके रेट्स फिक्स होते हैं। आज जो सबसे चीज़ देखी जा रही है टमाटर की कीमत, गुज़श्ता चंद रोज़ की निस्बत देखा जाए तो आज इसमें कुछ कमी आई है, और 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर। थैंक यू सो मच। जीशान हमारे साथ मौजूद थे, और जीशान का फ्रेम मुझे देख के ऐसे लग रहा था कि जीशान की सब्जी की अपनी ही दुकान है, और जितनी फिंगर टिप्स पे उनकी चीज़ें थी ना, तो लग रहा था कि हर चीज़ जीशान को डिटेल में पता है। तो जीशान, आप सब्जी की दुकान अच्छी चला सकते हैं। खैर, हमने सब्जियों के रेट तो आपके साथ शेयर कर दिए हैं, मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जी। मीट रेट सबसे पहले बीफ पर केजी आपको जेनेट शॉप से मिलेगा 450 रुपीज़ में। बीफ मेंस आप खरीद सकते हैं 565 रुपीज़ पर केजी में। मटन पर केजी आपको मिलेगा यहाँ से 1150 रुपए किलो में। मटन मेंस आप खरीद सकते हैं 1390 रुपए में। इसके बाद जी चिकन के रेट क्या हैं? सरकारी रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 182 रुपीज़ में, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 264 रुपए किलो में। जी तो नाज़रीन, ये तो आपने चिकन रेट जान लिए। आगे बढ़ते हैं, एग रेट क्या है? रहू फिश पहले मैं आपको बता देती हूँ। ज़ैनत शॉप पर ही आप खरीद सकते हैं पर केजी 415 रुपए किलो में आपको यहाँ से रहू फिश मिलेगी 415 रुपीज़ पर केजी। एग रेट्स क्या हैं? ये छोटी छोटी खुशियां बनती चली जा रही हैं कि एकदम से जब आपको पता चलता है किसी चीज़ की कीमत में कमी हो गई है तो आपको खुशी भी होती है जी। सबसे पहले रिटेल प्राइस है 137, 137 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं 135 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो 136 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, रेट्स आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट अपना अगला शामिल कर लेते हैं, जान लेते हैं आज मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी। जी, तो सादिया हमारे साथ मौजूद होंगी। सादिया, बताइएगा इस वक्त शहर का मौसम कैसा है और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से, रात मौसम कैसा रहेगा? लाहौर के मौसम की बात करेंगे तो जनवरी जो है आबोताब के साथ गुजर रहा है। खासकर दिन के औकात में जैसे ही सूरज निकलता है, पारा हाई होने की वजह से तपिश और गर्मी का एहसास बढ़ने लगा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम जो है वो मजीद गर्म होगा। दिन के औकात में जब सूरज निकलेगा तो दर्जा हरारत जो है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आएगा। इसी तरह से एक अच्छी खबर जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कही जा रही है कि एक छोटा सा स्पेल जो है वो पंजाब में दाखिल होगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर एक दफ़ा धुंध का बायस बनेगा। दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी और खुनगी में भी इजाफा देखने में आएगा। इसी तरह से बारिशें जो हैं वो खासी अहम समझी जाती हैं, खासकर जनवरी और फरवरी के महीने में, क्योंकि जैसे ही पारा जनवरी में हाई होता है तो त्वक्का ये जाहिर की जाती है कि बारिशों की वजह से सर्दी जो है वो रुक जाएगी और आने वाला महीना जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो अच्छी खबर यह है कि जनवरी के अख्तामी जो हफ्ता है उसमें कहा यह जा रहा है कि एक सिस्टम जो है वो लाहौर में पंजाब में दाखिल होगा, जो कि बारिश का बायस बनेगा। बारिश हो जाती है तो पारे में भी कुछ हद तक कमी देखने में आएगी, उसके साथ साथ मतला साफ रहेगा, फजा से रेलिवेंट जितने इशू हैं वो भी कम होंगे, उसके साथ साथ फरवरी का महीना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आज दिन के औकात में अगर आपको धूप में बैठने का इत्फाक होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि दिन के औकात में पारा जो है वो 19 से 22 के दरमियान जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा एहसास होता है कि जनवरी जो है दिन के औकात में काफ़ी ज़्यादा गर्म है। पारा बढ़ने की वजह से तपिश और गर्मी का एहसास बढ़ने लगा है और ये उम्मीद भी है कि जो सर्दी का मौसम है वो जा रहा है और एक खूबसूरत मौसम जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि फरवरी जो है उसमें दर्जा हरारत जो है 25 से 26। ठीक है जी सादिया, आपका बहुत शुक्रिया, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही अहम चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। वो लोग जो कि सफ़र करते हैं, दूसरे ममालिक से शहर में आ रहे हैं, शहर लाहौर में आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जैसे कि आज हमारी लीड स्टोरी भी यही थी कि बरतानिया से जो मुसाफिर आए हैं उनमें जो है वो कोरोना वायरस की मुख्तलिफ किस्म जो है उसकी तशखीस हुई है, जो कि बिलाशुबा अलार्मिंग सिचुएशन है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो डिफरेंट फ्लाइट्स जो हैं वो फॉलो कर रही हैं। इसके साथ साथ ज़रूरत इस अमर की है वो लोग जो कि फ़्लाइट्स पे आ रहे हैं, क्योंकि अवाम के ताउन के बगैर ये चीज़ जो है मुमकिन नहीं, लेकिन ये रूल्स हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सफरी सहूलियात मौजूद हैं, किस तरह से वो सफरी सहूलियात आप अवेल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी नवीद मलिक साहब, जो कि हेड ऑफ ट्रैवल 92 हैं, उन्हें खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों के लिए सफरी सहूलियात जो हैं वो टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहे। टाइम इस तरह से बदल गया है, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करके रख दिया, टोटली कोरोना ने चेंज कर दिया लाइफस्टाइल। अब जो हमारे पास एक नई खबर आई है वो ये है जी, बरतानिया से जो मुसाफिर आए उनमें इंतहाई मुख्तलिफ किस्म का वायरस जो कि कोविड की एक टाइप है B11 उसकी तशखीस हुई है। अब उसमें एहतियात बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जब कभी भी आप सफ़र कहीं कर रहे हैं बाय एयर, तो कौन कौन सी एहतियात जो है वो आपने अपनानी है? जी, बहुत शुक्रिया आप इनवाइट करने का। हम आपके तवज्जुह से लोगों को मैक्सिमम गाइड भी कर देते हैं, उन्हें नई SOP से आगाह भी कर देते हैं। तो ये जो लोग आ रहे हैं बाहर से, अब उनके लिए तो हालांकि PCR टेस्ट बिल्कुल मस्ट कर दिया गया है, उसके बगैर वो ट्रैवल कर नहीं सकते। मगर ये होता ऐसा है कि सम टाइम प्लेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं और प्लेन बिल्कुल जैसे बंद है, उसमें वो एयर सफोकेशन का भी इशूज़ चल रहे होते हैं, तो नॉर्मली ये देखा गया कि लोग ट्रैवल करते वक्त नेगेटिव टेस्ट लेके जा रहे हैं और जब उतरते हैं दोबारा से उनको रीटेस्ट किया जाता है तो उनमें वो कोविड की जो वो नज़र आ जाता है, दोबारा से नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुके होते हैं। तो अब मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सी ऐसी गाइडलाइन है जो बाकायदा तौर पर जितनी भी हमारी ट्रैवल एजेंसीज हैं वो भी जारी करती हैं, और कितना ज़रूरी है इन पर अमल दरामद करना? अच्छा, कुछ एयरलाइनें तो ऐसा किया है कि उन्होंने
सीट्स में स्पेस दे दी है बैठने के लिए, और कुछ एयरलाइंस जो है वो बिल्कुल फ्लाइट फुल लेके जा रहे हैं कि जैसे वो रूटीन में फ्लाइट जा रही थी, ये उनमें इश्यूज आ रहे हैं ज़्यादातर। सही। अगर जैसे वो सीट्स के साथ वो स्पेस दे रहे हैं, एक सीट छोड़ के एक सीट पे बिठा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक जो वो फ्लाइट जो गई हैं उनमें किसी किस्म का कोई बंदा पॉजिटिव नहीं निकला। अच्छा, आई थिंक इसमें पैसेंजर्स की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देखभाल के इस चीज़ को जो है वो देखना चाहिए कि आपको कौन सी फ्लाइट पे जाना है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आप आसानी से सफ़र कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ एक होती है जो आपको क्वारंटीन में जाके बताया जाता है ना, कि इतना टाइम आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, फिर यहाँ से आपको खौफ। अच्छा देखिए, अब परेशानी तो हर जगह जाने के लिए है, अब आसानी से तो कहीं नहीं जाया जा सकता, लेकिन आप रुक भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, एक जिंदगी का सिस्टम बंद भी नहीं हो सकता, बिल्कुल रुक नहीं सकती, बिल्कुल आपने चलाना ही है इसे साथ साथ अपने। तो उसके लिए यही अब है कि आप जब भी जा रहे हैं जहाँ पर आपके मस्त कोविड तो मस्त कर दिया गया है, मगर उसके बाद भी एहतियात बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। प्लेन में बैठने के बाद भी एहतियात आपको करनी पड़ती है कि आप वहाँ पे रूटीन में जैसे मास्क उतार के बैठे हुए हैं और उस तरह से वो नहीं चलेगा। और उसके अलावा अब आपने कहीं भी जब भी जाना है उनके लिए अब आपको देखिए टर्की चल रहा है, जैसे हमने रूटीन में लास्ट में बात की, टर्की ही ओपन है, यूएई ओपन है, अदरवाइज सभी अभी तक बॉर्डर क्लोज हैं। जो कि सुनने में आ रहा है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन हो रही है, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, वो मार्च और अप्रैल तक बॉर्डर्स काफ़ी ओपन हो चुके होंगे, यूरोप के भी हो जाएंगे और काफ़ी सारे वैसे यूएसए में ट्रैवल हो रहा है, जबकि यूएस में बहुत ज़्यादा कोरोना मौजूद है, मगर यूएसए में सारे एसओपीज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं लोग। सही। और ये चल रहा है साथ साथ, सही है। सही। अच्छा, गाइडलाइंस एसओपीज ट्रैवलिंग के क्या वही हैं जो हम नॉर्मल रूटीन में फॉलो कर रहे हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अब क्योंकि हर कंट्रीज की अलग-अलग चीज़ें हैं और आप जिस एयरलाइन पर ट्रैवल कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उस एयरलाइन का किस लैब के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हर एयरलाइन का अलग-अलग से है, और किसी का 96 आवर्स है, किसी के 72 आवर्स का गैप है, जो कि बहुत ज़रूरी है चेक करना। और कुछ कंट्रीज़ में आप उतरते हैं तो वहाँ पे वो क्वारंटीन करवाते हैं, कुछ में आपको वो पीसीआर टेस्ट करवाते हैं और विद इन 24 आवर्स को फ्री कर देते हैं वो आपको। वो ठीक है। और अगर कुछ सिम्टम्स आपको एयरपोर्ट पर कहीं ट्रैवल करके आप गए हैं ऐसे हैं, तो वहाँ पर भी क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको केयर के तौर पे लेनी पड़ती हैं, या फिर आपको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाता है? ये चीज़ें भी समटाइम मुसाफिरों के लिए जी बिल्कुल, अगर वो आपको एयरपोर्ट पे चेक कर रहे हैं, जैसे रूटीन में वो चेक करते हैं, अगर आपको फ्लू या कोई फीवर की शिकायत है तो आपको एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं वो। सही। देन आप जब क्लियर होते हैं फिर आप ट्रैवल करते हैं। उसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं है? उसमें परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि अगर आप नेगेटिव हैं तो कोई इशू नहीं है फिर उसमें। सही सही। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आपको अब अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनानी है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आप आराम से, सुकून से, लेकिन एहतियात के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या मजीद ममालिक में ट्रैवलिंग जो है वो अब आसान आने वाले दिनों में? बिल्कुल जी, ईज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सऊदी अरब में जैसे ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है, उम्रा की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है पहले की निस्बत, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मार्च और अप्रैल तक काफ़ी हद तक काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो वैक्सीनेट हो चुके होंगे, तो लोग ट्रैवल करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान इसमें अभी तक पीछे रह जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक हमें कोरोना की वैक्सीन का नहीं आइडिया हो रहा कि आने कब है। एक अच्छी चीज ये है कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान के केसेस बहुत कम है, जिससे हमें एटलीस्ट परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। इसमें यही है, मगर लोगों को जैसे ही अब आगे कंपलसरी कर रहे हैं ये कि आपने कहीं ट्रैवल करना है, मार्च और अप्रैल में हो जाएगा कंपलसरी, तो आपके पास नेगेटिव पीसीआर टेस्ट के अलावा अब आपके पास वैक्सीनेट जो आप करवाएंगे, वैक्सीन करवाएंगे, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, देन आप ट्रैवल करेंगे उन कंट्रीज के लिए। तो हम गुफ्तगू का सिलसिला नवीद साहब यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी, तो हम खबर आपने जान ली, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नवीद मलिक साहब जो कि हेड ऑफ ट्रैवल 92 हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आसान सफरी सहूलियात किस तरह से आप अवेल कर सकते हैं अगर आप सफ़र कर रहे हैं बैरून ममालिक, तो आपको क्या क्या एहतियात बरतनी है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नवीद साहब, कोविड के दौरान इस तमाम दौरानिए में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट रहा हर जगह पर। ऑब्वियसली ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी इसका बुरा इम्पैक्ट आया होगा, लेकिन एक चीज़ कि आपको कम अज़ कम सस्ती टिकट्स मिलना शुरू हुई, उससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश भी नज़र आए। लेकिन मुझे ये बताइएगा, इसका चले फ़ायदा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बिल्कुल बंद हो चुका था ना, और उसके बाद आप एक दफ़ा इसको खोल रहे हैं, आपको एहतियात भी करनी है, एक्स्ट्रा केयर भी करनी है। तो बताइएगा, एक तो इंडस्ट्री ये कितनी मुतासिर हुई, दूसरा अब जो ये फेयर्स कम हुए हैं इस पर मुसाफिरों का क्या रद्द-ए-अमल होता है? फेयर्स कम करना एक्चुअली एयरलाइंस की मजबूरी बन गई थी, क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, लोगों के कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं,
तो उसके लिए अगर कुछ बंदा सोचता है भी मैं ट्रैवल करूँ, टिकट्स इतनी महंगी होती हैं कि वो ट्रैवल नहीं करते। बिल्कुल। एयरलाइन ने फिर काफ़ी उन पे कॉस्ट बहुत कम कर दी, डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल यानी में वो जो भी। तफरी की गर्ज से, सैर की गर्ज से लोग डिफरेंट ममालिक जाते थे वो तो बिल्कुल नहीं जा रहे। वो तो बिल्कुल खत्म, लेजर ट्रिप तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं इस वक्त तक। लोग जा ही नहीं रहे हैं। लोग जॉब्स के लिए जाएंगे या कोई बिजनेस मीटिंग किसी की है तो वो जाएगा बंदा, उसके लिए टिकट सस्ती बहुत एयरलाइन ने कर दी हुई है कि वो ट्रैवल करें, क्योंकि प्लेन कहना चलने चाहिए, उनका भी काम चलना चाहिए। कॉस्ट उन्होंने कम कर दी है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत ट्रैवल हो रहा है। डोमेस्टिक जैसे बहुत कम हो गए हैं, टिकट 8 से 9,000 पे वन वे कराची की आ चुकी है, जो कि 20 से 22,000 होती थी। अच्छा। और इसी तरह से यूरोप की टिकट्स या दुबई की टिकट्स जो थी वो 70-80,000 से 40-50,000 के दरमियान में आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट 40 to 30% फेयर जो कम हो चुके हैं। किसी सेक्टर पे आपको 50% कम भी मिलते हैं। इस पे लोग कुछ फायदा उठा भी रहे हैं। अच्छा, इवन के लोगों ने अब एडवांस बुकिंग मई और जून की करवानी शुरू कर दी है। सही, जबरदस्त आना शुरू हो गई है रेजोल्यूशन अब हमारे पास भी कि जी मई में जाना है, जून में जाना है। टिकट्स अभी वो अवेल कर लेंगे, सस्ती हैं, तब तक फिर टिकट्स महंगी हो चुकी होंगी। इसका फायदा हो रहा है लोगों को भी। एयरलाइंस को तो नुकसान ही हो रहा है इसका। एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्हें एहतियात भी करनी है, उन्हें SOPs को भी फॉलो कराना है, एक्स्ट्रा केयर भी करनी है, लेकिन इससे मुसाफिरों को जो है वो आसानी मिल रही है। अब जब हम टिकट सस्ती होने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी मुसाफिर आसानी से जा सकते हैं, नबी साहब, वो लोग जो कि कारोबार की गर्ज से बैरून मुमालिक में थे, हमने देखा कि कोविड की सूरत हाल में बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। तो ये बताएगा कितनी बड़ी तादाद में लोग वापस बहुत नुकसान हुआ है जी लोगों का। 10 मिलियन पीपल पाकिस्तान के जो बाहर जॉब करते हैं, जिनमें से सुनने में ये आ रहा था कि ऑलमोस्ट 20 से 30 मिलियन अपना पीपल जो फ्री हो चुके थे वहाँ पर आने वाले कोरोना की वजह से। अब आहिस्ता आहिस्ता वो लोग दोबारा सर्च कर रहे हैं। कुछ ने कारोबार अपने अपने कंट्रीज में सेट करने शुरू कर दिए हैं, कुछ ऑनलाइन काम की तरफ चले गए थे और मगर काफ़ी सारे लोग दोबारा से अब उन कंपनी से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बिजनेस में वापस आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना ऑब्वियसली कम तो होना ही है। आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो रहा है तो लोग अब जॉब की तरफ वापस जाना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब ओपन हो गया जैसे जॉब्स के लिए, वीजा लगना शुरू हो गए हैं लोगों के। UAE ने भी अपने जो जॉब्स के वीजे थे वो ओपन कर दिए हैं, वर्क वीजा ओपन कर दिए UAE ने। बाकी विजिट वीजे पे अभी तक उनकी रिस्ट्रिक्शंस चल रही है, जस्ट फैमिली के लिए वीजा वो ओपन किया, वरना फैमिली ट्रैवल करती है जस्ट जाने के लिए। सही। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर कुछ शराइत के साथ, दुबई की हम मिसाल ले लेते हैं, क्या आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए तो आप विजिट वीजे पे जा सकते हैं? इसके अलावा क्या दीगर ममालिक में भी ये शराइत रखी गई हैं? बिल्कुल, वो रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, वो उन्होंने कम नहीं की हैं, किसी भी कंट्री ने कम नहीं किया। दुबई में उसी तरह से चल रहा है, 2000 दरम के साथ होटल बुकिंग के साथ चीज़ें चल रही हैं। टर्की में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टर्की में जस्ट आप नेगेटिव टेस्ट लेके जाते हैं। असल पर्पस क्या है, मकसद क्या है, वो भी बता दीजिए। देखिए, ये रिस्ट्रिक्शन लगी थी UAE के लिए, क्योंकि UAE में लोग काफ़ी सारे जॉब सर्च करने जाते हैं। उनके लिए रिस्ट्रिक्शन लगी थी कि अगर आप आ रहे हैं तो आप जैसे किसी के पास रह लेता बंदा जाके, हर बंदे का कोई ना कोई जानने वाला रहता ही है UAE साइड पे या गल्फ GCC कंट्रीज जितनी भी हैं उनमें रह रहे होते हैं काफ़ी मिलने बुलाने वाले, तो लोग उनके पास जाके रह लेते थे। इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर वो बंदा जेन्युइन विजिटर है तो उसके पास पैसे भी इतनी तादाद में होने चाहिए, उसके पास होटल के रेजर्वेशन भी कंफर्म होने चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए ठीक थी रिस्ट्रिक्शन उनकी लोगों के लिए, यानी ये एहतियात की गर्ज से लगाई जा रही है, एज सच इसका और कोई मकसद नहीं है। नबी साहब, इवेंट्स आते हैं मुख्तलिफ ममालिक में और जिसके लिए स्पेशली लोग जो है इंतजार भी करते हैं, जाते भी हैं। अपकमिंग कोई इवेंट्स आ रहे हैं तो वो भी बताइएगा। सबसे अच्छी चीज जो हुई है 3 से 3.5 साल के बाद, दोहा कतर वालों का GCC कंट्रीज के साथ जो क्लैश था वो खत्म हो गया है। सही। उसकी वजह से अब जो लोग ट्रैवल करते थे इन 2-3 कंट्रीज में कि दुबई गया, दुबई से दोहा भी चला गया, वो बंद थे पहले। लाहौर से दोहा गया, दोहा से अब जद्दा उमरा करने चले गए हैं, वो भी क्लोज था। अब ये चीजें ओपन हो गई हैं, जिसका फायदा भी है और अच्छी खुशाइन चीज आई है कि तमाम, हम इसी रीजन में रहते हैं ना, हमें यहाँ से बहुत ज्यादा जो चीजों को चेक करना पड़ता है, तो ये एक अच्छी चीज है। उसके अलावा अब जॉर्जिया भी ओपन होने जा रहा है। जॉर्जिया भी टूरिस्ट स्पॉट है, अच्छा, फर्स्ट टाइम उसमें भी पाकिस्तान में अब स्टार्ट हो रहा है इसका भी। आज तक हमारे उनके साथ कोई ऐसे कनेक्शन नहीं है एम्बेसी के हवाले से, ना वीजा था। अभी सुनने में आ रहा है कि जी वो 28 जनवरी से ओपन कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जॉर्जिया एक अच्छी जो है वो जगह है घूमने फिरने के लिए, क्योंकि जो बजट ट्रैवल होता है वो था हमारा थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, वो बंद है आजकल टोटली। तो ये अभी होपफुली उम्मीद कर रहे हैं कि ये शायद अप्रैल मई तक ओपन होगा ये ट्रैवल। मगर जॉर्जिया ओपन हो रहा है, हमारे पास मालदीव ओपन है, श्रीलंका ने भी ओपन कर दिया है। जो बजट ट्रैवल में लोग ट्रैवल करते थे उनके लिए एक अच्छी खुशाइन चीज है। अच्छा, आप बजट ट्रैवल की बात कर रहे हैं, इस सर वाकई लोग जो है वो ज्यादा ट्रैवल भी करते थे। और मुझे ये बताइएगा, आप जिस ट्रैवल एजेंसी से आप रब्ता कर रहे हैं, तमाम तर डिटेल्स आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं, वो पैकेज जो पूरा लिया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और
लेट्स सपोज अगर मैं जा रही हूँ और मैंने ट्रैवल करना है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है, होटल के बारे में, जितना मैंने वहाँ ट्रैवल करना है उसके बारे में, बाद में परेशानी क्योंकि बहुत सारे लोगों को होती है, तो ट्रस्ट एक अच्छी ट्रैवल एजेंसी पे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मैं आ रही हूँ आपके पास तो मुझे किन किन चीज़ों को पूछना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो लोग अपना बजट पूरा बता देते हैं कि जी हमारा ये बजट है, इसमें हमने ट्रैवल करना है। उसके हिसाब से एक अच्छा ट्रैवल एजेंट जो होगा वो पूरा तैयार करके देगा आपको, आपके होटल्स अकोमोडेशंस, आपकी ट्रैवलिंग, आपको वो फूड का भी गाइड कर देगा, ठीक है, आपको टिकट्स, आपका वीज़ा सर्विसेज, वो तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ही आप एक कंफर्टेबल जो ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये सब चीज़ें खुद से करेंगे तो आप कोई ना कोई चीज़ मिस कर देंगे इसमें। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पूरा बजट एक कॉम्पिटेंट ट्रैवल एजेंट से ही बनवाना चाहिए, जिसमें आपको फ़ायदा होता है। और ग्रुप ट्रैवलिंग बहुत सारी होती है, उसमें पैसेंजर्स का फ़ायदा होता है। इंडिविजुअल ट्रैवलिंग थोड़ी सी महंगी होती है, ग्रुप्स में जो 20-30 इकट्ठे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी जगह के लिए, क्योंकि कंबाइंड इकट्ठा पैकेज लिया होता है उन्होंने, उसमें उनको टिकट्स भी सस्ती पड़ती हैं, उसमें उनको होटल अकोमोडेशन भी सस्ती पड़ती हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि जब भी ट्रैवल करें एक पूरा कंप्लीट पैकेज लेकर ट्रैवल करें आप किसी भी जगह के लिए। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम आप के लिए आसानी इसी तरह से हो सकती है। खैर, नबील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे अब ये पूछना है ब्रेक से वापस आके कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल मंथ्स कौन से हैं? अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं तो आप किन महीनों में प्लान कर सकते हैं कोई ट्रिप अपने फैमिली के साथ, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कहाँ जा सकते हैं? ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, अब आपने इतना निज़ाम ज़िंदगी तो नहीं रुकना है। तो ये हम नवीद साहब से पूछेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे तो हमने जानना ये था कि कौन से मंथ्स ऐसे कमिंग मंथ्स जो आ रहे हैं फेवरेबल हैं कि आप मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र कर सकते हैं। नबी साहब क्या कहना चाहेंगे? मंथ्स जो होते हैं, फैमिली जो मैक्सिमम ट्रैवल जो करती थी लास्ट ईयर्स में, तो वो तो था मई, जून, जुलाई, जब वोकेशंस होती हैं बच्चों की। उनमें अच्छा ट्रैवल जो गिना जाता था वो था टर्की के लिए और इस यूरोप साइड के लिए था, जो मौसम ठंडा होता है वहाँ पे, प्लेजेंट वेदर होता है वहाँ पर। मगर जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ट्रैवल ज़्यादा होता है वो था थाईलैंड के लिए, सिंगापुर के लिए, मलेशिया के लिए, यूएई के लिए। वैसे तो यूएई में पूरा साल लोग ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मगर ये फेवरेबल मंथ हैं वो यही वाले थे इन कंट्रीज के लिए ट्रैवल के लिए कि वेदर अच्छा होता है, आपको वेदर अच्छा मिलना चाहिए। वहाँ पे जाके आप बाहर ना निकल सके तो फायदा नहीं है ना उस चीज़ का। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी आने वाले महीने इसमें आप ट्रैवल आसानी से कर सकते हैं। फॉग की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। नॉर्मली भी अगर फोग हम शहर में इतनी नहीं देख रहे तो क्योंकि एयरपोर्ट खुली जगहों पर होते हैं तो वो फॉग की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर रहता है। मुझे बताइएगा उस पर क्या क्या एहतियात है जो आप बरत सकते हैं? 15 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक जो है ये फोग के डेज होते हैं ये। बिल्कुल। इसमें आपके सिटी में चाहे फोग है या नहीं है, एयरपोर्ट पे एरिया में फोग, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि वो खुले एरिया में होते हैं, वहाँ फोग होती है, तो उसके लिए जो मिडनाइट के ट्रैवल है वो नहीं करने चाहिए इंसान को। लेट नाइट में, अर्ली मॉर्निंग में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आपको फ्लाइट लेनी ही सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक टाइम में लेनी चाहिए। उसमें आप इजीली ट्रैवल कर लेते हैं, फ्लाइट भी आप अपने मंजिल मकसूद पे इजीली पहुंच जाते हैं। अदरवाइज आपको खवारी का सामना करना पड़ता है। आप एयरपोर्ट पहुंच गए, आपकी फ्लाइट 4 घंटे डिले है, या आप पहुंच गए हैं, आप आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हैं, जैसे चले हम लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर में तो वापस अपने घर आ जाएंगे। एक बंदा आउट ऑफ स्टेशन से ट्रैवल करके आ रहा है, कोई गुजरांवाला से, गुजरात से, फैसलाबाद से, उसके लिए प्रॉब्लम होती है एयरपोर्ट पहुंच के वेट करना, वो ना इधर का ना उधर का। उसके लिए तो बहुत सारे जगहों पर हम देखते हैं एयरपोर्ट पे अगर कभी आप जाएं तो बहुत सारे लोग इस तरह से इंतजार कर भी रहे होते हैं। इसमें मुझे ये बताइएगा कोई एज सच इस पर रोल होता है आपके ट्रैवल एजेंट का, जो आपको इस मुश्किलात अगर जो आती हैं आपकी फ्लाइट से रिलेटेड भी उसमें भी टाइम टू टाइम अपडेट कर सकता है? देखिए, ट्रैवल एजेंट को जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो फौरी प्रोवाइड करता है अपने पैसेंजर्स को, ठीक है, जो कि करनी भी चाहिए। सम टाइम ये होता है कि एयरलाइंस की तरफ से मैसेज कन्वे लेट होता है थोड़ा सा, मगर ट्रैवल एजेंट बार बार इस चीज़ को चेक कर रहा होता है, वो बताता है अपने क्लाइंट को। और ये है कि इसमें आपको ज़रूरी होता है, खुद पैसेंजर को भी बहुत ज़रूरी है कि अब उसको भी पता है वेदर कैसा है। अगर वो रेगुलर ट्रैवलर है और नॉन रेगुलर ट्रैवलर भी है तो उसे फिर भी अब आइडिया हो जाता है कि इस वेदर में मैं ट्रैवल नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे बेहतर मैंने वही अर्ज किया कि जो टाइम डे वाला, मॉर्निंग वाला, वही होना चाहिए। अदरवाइज सम टाइम ये होता है कि आप कुछ कंट्रीज में तो आपको वो रहने की सहूलत भी देते हैं ना, पाकिस्तान में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। आप बाहर यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पे, और यूएई में भी है इवन के, आपकी फ्लाइट डिले कैंसिल तो आपको एयरपोर्ट पर होटल
वो प्रोवाइड कर देते हैं। सही। पाकिस्तान में फिलहाल ऐसी कोई सहूलत अवेलेबल नहीं बंदे के लिए। सही। नबीसा मुझे ये बताएगा, बहुत सारे लोग जो कि ट्रैवल का आगे प्लान कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, आपको बाहर भी निकल के जाना है, तो हमने वही SOPs फॉलो करने हैं जो हम अपने मुल्क में कर रहे हैं या कुछ उससे डिफरेंट स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं बाहर? जी देखिए, जनरली तो यही SOPs हैं जो आपने पूरी दुनिया में फॉलो करने हैं, मगर कुछ कंट्रीज के ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनके लिए आपको जाहिर सी बात है जब जाते हैं तो आपके फायदे के लिए वो चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो वो फॉलो करेंगे तो आपको, अदरवाइज तो आपको ट्रैवल भी नहीं करने देंगे, बाहर निकलने भी देंगे, आपको वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं वहाँ से अगर आप वहाँ पे उनका SOPs को फॉलो नहीं कर रहे तो। एक और चीज़, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने सामान को सेफ रखना, किसी से कोई चीज़ ना लेना, आपके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। किस तरह से गाइड करते हैं आप मुसाफिरों को? देखिए, ये तो एक बहुत ही अब जनरल रूल बन चुका है, आपने कभी भी ट्रैवल के दौरान किसी को चीज़ लेनी नहीं है। स्पेशली लोग तो किसी का सामान लेके जाते हुए अब डरते हैं कि पता नहीं इसमें क्या चीज़, बिल्कुल कुछ सादा लोग हैं वो बेचारे अभी भी धोखा खा रहे हैं इस चीज़ से, अभी भी वो किसी ना किसी एयरपोर्ट फंस जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के साथ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सामान खुद पैक कर रहे हैं, अच्छी तरह से पैकिंग किया आपने, और आप उसके बाद किसी के हवाले ना करें, आप खुद उसको लेके ट्रैवल करें, खुद उसको जमा करवाएं, सबसे बेहतर यही चीज़ है आपके लिए। अदरवाइज आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इसके साथ। बिल्कुल। और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आई डोंट नो कि लोग इस चीज़ की केयर क्यों नहीं करते। तो जो लोग फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, ये एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को जो कि परेशान हैं कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरी यही सबसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले उस कंट्री के SOPs लाजमी चेक करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करें, कॉम्पिटेंट ट्रैवल एजेंट से रब्ता करके चीज़ें चेक करें। समटाइम लोग ऑनलाइन टिकट्स भी आजकल परचेज कर रहे होते हैं, ऑनलाइन में उनको कुछ ख्वारी का सामना करना पड़ता है, अगर उन्हें चेंजिंग करवानी पड़ जाए किसी और चीज़ के लिए, फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो उन्हें फिर भी इशू है, रिफंड लेने के लिए भी इशू है। इसीलिए ये भी आजकल देखने में आ रहा है कि लोग कुछ परचेज कर लेते हैं, उसमें जैसे ऑफलाइन कैरियर हमारे पास पाकिस्तान में कुछ एयरलाइंस अभी मौजूद नहीं है, उनके ऑफिस नहीं है, कतर एयरवेज, इत्तेहाद एयरवेज, एयर कनाडा के ऑफिस नहीं है, लोग ले लेते हैं, फिर उनको ऑनलाइन में ज़्यादा परेशानी, क्योंकि हर बंदा क्रेडिट कार्ड का यूजेज उस तरह से इजीली नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो यही उनसे मेरी दरख्वास्त भी है कि अपनी चीज़ों को मैक्सिमम ईजी करें और SOPs को फॉलो करें, थोड़ी सी जहमत कर लें, थोड़ी चले जाएं, बातचीत करके चीजें डिसाइड कर लें ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आपके लिए भी चीजें आसान रहे। नबी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा डिटेल में आपने बता दिया। आई होप के वो लोग जो कि सफर कहीं करना चाह रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, कल हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, चेयरमैन LWMC, जिनकी जानिब से दावा ये किया गया था कि शहर को साफ करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन हम कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकाल ही लेते हैं जहां पर शहरी परेशान हैं। फारान यामीन हमारे साथ मौजूद है। जी फारान, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हबीबुल्ला रोड गड़ी चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर कई रोज़ हो गया जो LWMC का अमला एक दफ़ा फिर कचरा उठाने में नाकाम नज़र आता है। मेरा कब में देख सकते हैं कि किस तरह कचरे के यहाँ पर अंबार लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि जब हुकूमत के ऊपर तनकीद की गई उसके बाद एक दफ़ा तो कचरा उठा लिया गया था, ताम उसके बाद फिर जो हबीबुल्ला रोड है और इससे मुल्क के इलाके हैं वहाँ से कचरा लाकर हबीबुल्ला रोड पर यहाँ पर जमा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि उन्होंने जो कचरे की एक दफ़ा फिर अंबार लगने पर शिकायत की, लेकिन उस शिकायत का अजाला नहीं हो रहा है, बजाय उसके कि यहाँ से कचरा रिमूव कर दिया जाता, उठा दिया जाता और सफाई कर दी जाती। तमाम यहाँ जो दीगर इलाकों से भी लाकर कचरा डाला जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके में गंदगी फैल रही है। शहरियों का कहना है कि बदबू ताफुन से उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मच्छर और मक्खी एक दफ़ा फिर इलाके में उनकी बहुतात हो रही है, जिससे जो बीमारियाँ फैलने का। जी बहुत शुक्रिया फारान, हमारे साथ मौजूद है और इलाके की सूरत हाल आपने देखी। शहरी कह रहे हैं जी ताफुन इलाके में फैल रहा है, तो यहाँ पर भी सफाई के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे, अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।